रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये दो टर्म है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या? द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट relative to the mass of an atom of carbon 12 is called its relative atomic mass। यानी कार्बन नंबर 12 से कंपेयर करा के किसी भी एलिमेंट के अंदर पाई जाने वाले एटम का जो मास हासिल होता है उस मास को रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। अब सवाल ये है कि कार्बन नंबर 12 का क्या रोल है इसके अंदर, इसको क्यों लिया गया है? कार्बन नंबर 12 बेसिकली इसमें एक स्केल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि इसको हम किसी भी फिज़िकल बैलेंस में ढाल के हम इसके मास को मालूम नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा कार्बन नंबर 12 को एक स्केल के तौर पर यूज़ किया गया और ये स्केल 1957 के बाद कार्बन नंबर 12 का स्केल यूज़ किया गया। इससे कबल जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए जो स्केल यूज़ किया जाता था तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्केल इस्तेमाल किया जाता था। तो बाद में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्केल को डिस्कार्ड किया गया क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम मिला के एलिमेंट मिला के एक स्केल बनाया गया था, तो ये आसानी से इसको हम यूज़ नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात ये है कि हाइड्रोजन बहुत ही छोटा एलिमेंट है और ऑक्सीजन बहुत बड़ा एलिमेंट है, तो इन दोनों को डिस्कार्ड करके ये स्केल को डिस्कार्ड करके यानी कार्बन के बेस पर एज आ रेफरेंस के तौर पर स्केल बनाया गया। तो हमें ये बात पता चला कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि इसको हम डायरेक्ट किसी भी फिज़िकल बैलेंस में डाल के हम मेयर उसके मास को हम मालूम नहीं कर सकते। तो लिहाजा कार्बन नंबर 12 को एक स्केल के तौर पर, एक रेफरेंस के तौर पर, और ताकि दूसरे जो एलिमेंट है उनके हम मास उससे रिलेट करके हम हासिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ कार्बन नंबर जो 12 है, ये क्यों है कार्बन नंबर 12? क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें से एक कार्बन 12, एक कार्बन 13, एक कार्बन 14 होता है। तो लिहाजा कार्बन 12 को मेंशन करना ज़रूरी है। तो अब हमें ये बात समझ आया कि कार्बन नंबर 12 से रिलेट करके किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उसके मास को, जो मास हासिल किया जाता है, उस मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसको हम किस तरह मेजर करते हैं, तो इस हवाले से मेरे पास एक डिवाइस है और एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर है। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम किसी भी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास को हम मालूम कर सकते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि हम ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये आपके सामने है। इसमें सबसे पहला जो चैम्बर है वो सैंपल रखा जाता है। उसके बाद जो अगला चैम्बर है इसको आयनाइजेशन चैम्बर कहते हैं। इसके बाद इससे आगे जो है इसको एक्सीलरेटिंग प्लेट्स कहते हैं। दिस इज़ द मैग्नेट और ये हमारे पास क्या है? डिटेक्टर है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन को इससे गुजारते हैं और गुजारने के बाद उसके मास को मालूम करते हैं। फिर उसको एज अ रेफरेंस के तौर पर हम लेके हम कार्बन को फिर दूसरे एलिमेंट भी इसी डिवाइस के ज़रिए से, इसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से हम इनके मास को हम मालूम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने मास स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ इसलिए रखा ताकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास
हम किसी तराजू में ढाल के हम मालूम नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा मैस मालूम करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टेक्निक है और इस टेक्निक को मैस स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं, और जो डिवाइस यूज़ होता है इसको हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास टर्म है, ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक मैस यूनिट है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक फिज़िकल बैलेंस बनाया हूँ यहाँ पर, जिसमें एक तरफ मैंने कार्बन रखा हूँ और दूसरी तरफ यहाँ पर कार्बन के इक्वल मैंने 12 यूनिट्स बनाया हूँ। ये कार्बन के इक्वल 12 यूनिट है। तो ये मैंने इसलिए बनाया हूँ ताकि आपको एटॉमिक मैस यूनिट समझ आ जाए, AMU समझ आ जाए। AMU क्या चीज़ है? AMU ये है कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 के, यानी कार्बन नंबर 12 के 1/12 पार्ट में जो भी मैस आएगा, that mass is known as the atomic mass unit है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने इक्वल, यहाँ पर मैंने क्या किया, इक्वल यानी 12 यूनिट रखा। अब इसमें से यहाँ से एक यूनिट को मैं बाहर निकालता हूँ। तो अब इस यूनिट को मैं यहाँ से मैंने लेट सपोज एरो लगाया, और जैसे कि ये एक यूनिट है, तो ये यूनिट क्या है, ये 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन नंबर 12, यानी 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन नंबर 12 के जो भी मैस हासिल होगा, और उस मैस को हम क्या कहते हैं, यानी AMU कहते हैं, और इसको हम एटॉमिक मैस यूनिट कहा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ 12 इक्वल यूनिट है, इनमें से एक को मैंने बाहर निकाला, और इतने में जो भी मैस आएगा, that mass is known as the atomic mass unit है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि एटॉमिक मैस यानी रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट क्या हम मालूम कर सकते हैं? एग्जैक्टली हम कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए मैंने आपके सामने एक फार्मूला लिखा हो कि रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होता है, परसेंट अबेंडेंस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 12 AMU। तो हम इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 12 AMU के साथ, यानी कार्बन का जो मैस है वो 12 है। तो हमारे पास जो भी मैस आएगा, दैट विल बी इक्वल टू दी रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ दी दैट एलिमेंट ऑफ द एटम। जैसे कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। अब देखिए आप, एन हाइड्रोजन एटम इज द 8.40% as massive as the standard of carbon 12 atom. Calculate the relative atomic mass of hydrogen atom. यानी मैंने यहाँ पर ये लिखा कि जो हाइड्रोजन है इसकी अबेंडेंस इतनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 8.40 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1.00 यानी 8 AMU आएगा। सो दिस इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ द एलिमेंट। तो इसी तरह से हम इस फॉर्मूले के ज़रिए से हम किसी भी एटम के हम रिलेटिव एटॉमिक मैस को हम मालूम कर सकते हैं। तो अगर आप कार्बन के अलावा और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट का, बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट की एबेंडेंस कितना है, तो आप सिंपली परसेंट एबेंडेंस ऑफ एलिमेंट यहाँ पुट करें और न्यूमरेटर में पुट करें और 100 डिनोमिनेटर में आप रखें और मल्टीप्लाई करें 12 AMU के साथ, तो आपके पास जो रिलेवेंट जो एलिमेंट होगा उसका रिलेटिव एटॉमिक मास आप हासिल कर सकते हो।